गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज के इस वीडियो सत्र में आपसे आहार आयोजन कैसे करें विषय पर परिचर्चा करूँगी। आहार आयोजन के सैद्धांतिक वीडियो आपने देख ही लिए होंगे, जिसमें प्रत्येक समूह के लिए आहार आयोजन करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखना है के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रैक्टिकल रूप से किस प्रकार आप पेपर प्लानिंग करेंगे, कागज़ पर ये योजना बनाएंगे कि हमें किस समूह विशेष के लिए कैसे आहार आयोजन करना है के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर आयोजन करने के लिए जो आपको बेसिक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना है वो ये संतुलित आहार और प्रस्तावित आहार की मात्रा है। इनकी परिभाषा के विषय में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि संतुलित आहार वो आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हो ये संतुलित आहार है। और प्रस्तावित आहार की मात्रा वे मात्राएं, पोषक तत्वों की वे मात्राएं जो ICMR द्वारा एक स्वस्थ समूह के लिए निर्धारित की गई है, सुझाई गई है, जो कि अल्प अवस्था की बीमारी, अल्प समय की बीमारी के मार्जिन को भी कवर करता है। ये पौष्टिक आवश्यकताएं नहीं है, व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रस्तावित आहार की मात्राएं जो है वो एक पर्टिकुलर समूह, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 9 वर्ष, फिर 13 से 15 वर्ष बालक और बालिकाओं के अलग अलग क्यों दिए? क्योंकि 13 से 15 वर्ष के बीच बालिकाओं में प्यूबर्टी यानी कि किशोर वय प्रारंभ हो जाती है। जब किशोर वय प्रारंभ होती है तो उनकी आवश्यकताएं, उनकी ग्रोथ एकदम तीव्र गति से बढ़ती है, तो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। तो इस प्रकार 13 से 15 और 16 से 18 वर्ष के दौरान आवश्यकताएं दी ग्रुप के लिए। और फिर दी 18+ वयस्कों की जो आवश्यकताएं दी है प्रस्तावित आहार की मात्राएं, वो दी है 3 भागों में। एक तो दी साधारण क्रियाशीलता के लिए, आपने देखा होगा उसमें लिखा होगा साधारण क्रियाशील, फिर मध्यम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और फिर अधिक क्रियाशील। ये क्यों? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ती है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रभावित होती है। क्रियाशीलता के हिसाब से दी। इसी तरह से फिर महिलाओं का दिया साधारण क्रियाशील महिला, मध्यम क्रियाशील महिला, अधिक क्रियाशील महिला। अब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था में आपकी आवश्यकता प्लस करके दी, प्लस इतनी कैलोरीज, प्लस इतना प्रोटीन। वो इसलिए कि कोई भी महिला जब साधारण क्रियाशील हो, जब गर्भवती होगी तो उसकी जो प्लस की आवश्यकता थी उतनी कैलोरी की मात्रा आवश्यकता बढ़ जाएगी। और स्तनपान की अवस्था में भी 0 से 6 और 6 से 12 माह, क्योंकि 6 माह तक बालक पूर्ण रूप से दूध पीता है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो पूर्णतः माँ के दूध पर निर्भर करता है। और 6 माह के बाद हम बच्चे को ऊपर का खाना देना शुरू कर देते हैं, तो उसको ऊपर का खाने के साथ साथ स्तनपान कंटिन्यू रहता है, तो 12 माह तक। इस तरह से तो ये आवश्यकताएं दी है। इसी प्रकार आपको प्लानिंग करने के लिए क्या करना है, पहला ध्यान तो ये रखना है कि जिस भी ग्रुप के लिए आप आहार आयोजन कर रहे हैं तो उसको सुबह से शाम तक आप कितने मेनू देंगे। सपोज सुबह उठते हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली ज्यादातर सभी लोग सुबह की चाय लेते हैं। सुबह की चाय के समय जो 6 से 7 बजे के बीच होती है, ज्यादातर लोग चाय का सेवन करते हैं। कुछ लोग जो चाय नहीं पीते वो गर्म पानी या गर्म पानी में नींबू वगैरह पी लेते हैं। कई लोग 1 कप कॉफी या 1 कप दूध का भी सेवन कर सकते हैं। ये हमारी आदतों के अनुरूप है या परिवार में किस तरह का चल है, व्यक्ति तो व्यक्ति भिन्नता होगी। तो सुबह की चाय एक टाइम हो गया। फिर नाश्ता हम लोग अमूमन करते हैं। नाश्ते का समय क्या रहता है? 8 से 8:30 के बीच नाश्ता। उसके बाद दोपहर का खाना 12 से 12:30 के बीच। दोपहर के खाने के बाद जब हम लोग शाम को घर जाते हैं तो शाम की चाय 4 से 5 बजे के बीच। रात्रि का भोजन कितने बजे? 7 से 8 बजे के बीच। और सोने से पहले दूध, तो रात्रि सोने से पूर्व। ये तो आपकी क्या हो गया भोजन का समय। ये तालिकाएं सब आपको टेबल बेस पे बनी हुई है किताब में। हाँ, वैसे की जो पहली किताब की है उसमें ये टेबल्स बनी हुई है। तो पहला कॉलम उसमें क्या है, आपका भोजन का समय।
फिर दूसरा कॉलम आपका है मेनू का, ठीक है। तो मेनू में आप क्या लिख देंगे, आपने चाय पी, दूध पिया तो दूध, गर्म पानी पिया तो गर्म पानी। फिर मेनू के बाद आपका लिखा होगा सामग्री। सामग्री में चाय बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? चाय पत्ती, शक्कर, शक्कर, चाय की पत्ती, पानी। पर पानी और चाय की पत्ती का कोई कैलोरी मूल्य नहीं होता। तो यहाँ हम केवल क्या लिखेंगे, दूध और शक्कर। टेबल में मेनू, मेनू के बाद आपकी सर्विंग साइज, हाँ। जिसको हिंदी में पड़ोस इकाई लिखी है। फिर सर्विंग साइज आपकी चलती है 1 कप, 1 ग्लास, 1 प्लेट या 1 कटोरी। तो एक सामान्य कटोरी में जो मीडियम साइज की कटोरी होती है वो कटोरी मान के चलते हैं। 1 ग्लास लगभग 200 ml का मान के चलते हैं, और 1 कप लगभग 100 ml का। जो साधारण चाय का कप होता है उसमें आपने देखा होगा हम उसको पूरा फुल भर के नहीं पीते, लगभग उसमें 3/4 थोड़ा सा बचा रह जाता है। तो वो उतना भरने के बाद जब हम उसको नापते हैं तो उसमें लगभग 100 ml पानी आता है। तो 1 कप 100 ml के बराबर हो गया। एक मीडियम साइज का ग्लास 200 ml बराबर हो गया। और जब हम बात करते हैं एक चपाती, तो वो हम लगभग 30 ग्राम की चपाती मानते हैं, क्योंकि एक सामान्य आकार की चपाती जो बहुत ज़्यादा ना मोटी है ना बहुत ज़्यादा पतली है, तो वो 30 ग्राम के आटे की बनी लोई से बनती है, जो हम लोग नॉर्मली काम में लेते हैं। इसमें एक टेबल ये भी दी है, पेज नंबर 6 पे आप देखेंगे विभिन्न भोज्य समूहों की संदर्भ इकाई की मात्रा। टेबल 2 और टेबल 3 संदर्भ इकाई में आपको बताया कि अनाज जब आप काम में ले रहे हैं तो 30 ग्राम की एक इकाई, यानी कि जब हम बात करते हैं एक चपाती, एक पूरी, एक पराठा, तो उसके लिए हम 30 ग्राम अनाज लेके चलते हैं। हमने बात करी दाल, 1 कटोरी दाल, तो लगभग 30 ग्राम दाल हम लेके चलते हैं। फल सब्जियों में संदर्भ इकाई हम 100 ग्राम की मानते हैं कि 100 ग्राम फली सब्जी अगर हम लेंगे तो उसकी इकाई 1 मानी जाएगी। और इसी हिसाब से शक्कर और तेल 1-1 चम्मच, 1 चाय का चम्मच मतलब 5 ग्राम, 1 टीस्पून मतलब 5 ग्राम। तो 1 चाय का चम्मच अगर आपने डाला तो वो 5 ग्राम के बराबर है। तो इसी तरह से अगर हम आधा चाय का चम्मच ले लें तो कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम। आधा हाफ टी स्पून मतलब 2.5 ग्राम वो हो जाएगा। और अंडा लगभग हम मान के चलते कि 1 अंडा 50 ग्राम का है। इस तरह से मांस, मछली या मुर्गी, जो लोग वेज नॉन वेज जो खाते हैं वो अगर अपने आहार में मांस, मछली, मुर्गी को भी इंक्लूड करते हैं तो उसकी एक सर्विंग इकाई 50 ग्राम की होगी। तो आप जब भी आहार आयोजन करें आपको सबसे बड़ी सर्विंग इकाई पता होनी चाहिए। तो हमने बात करी जैसे कि सुबह की चाय में हमने ली चाय कितनी लेंगे, 1 कप। 1 कप। चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दूध, शक्कर। शक्कर। हाँ, यहाँ पे आप केवल दूध और शक्कर लिखेंगे क्योंकि हमको दूध और शक्कर से ही ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके आ जाएंगे पोषक तत्व। क्या क्या, 2 पोषक तत्व मैंने सामग्री के बाद सॉरी मात्रा आएगी, मात्रा के बाद ऊर्जा और प्रोटीन। मात्रा ग्राम और मिलीलीटर में, ठीक है। तो दूध आप कितना लेंगे, अब 1 कप चाय में, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एवरेज स्टैंडर्ड चाय बनाने के लिए आधा दूध और आधा पानी। तो 1 कप दूध में आप दूध कितना चाहिए था आपको, 1 कप चाय के लिए 50 ml, क्योंकि मैंने आपको बताया 1 कप में 100 ml कैपेसिटी, आधा तो 50 ml दूध। और शक्कर कितनी लूंगी मैं, 1 चम्मच, 1 चम्मच यानी 5 ग्राम शक्कर से 25 मीठी चाय बन जाती है। अब जो कम मीठी चाय पीते हैं उनके लिए हम आधा चम्मच कर देंगे, 2.5 ग्राम। और एक मजदूर वर्ग ज़्यादा पीता है, ज्यादा मीठी चाय पीता है तो उसके लिए आधा चम्मच बढ़ा देंगे, 7.5 ग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति के लिए मेनू प्लान अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो वो हमने 1 कप चाय में 5 ग्राम शक्कर। अब आपको क्या निकालना है, इसका ऊर्जा मूल्य और प्रोटीन। तो आपने इस बुक में अगर ध्यान से देखा होगा तो पीछे की तरफ आपको 2 तरह की टेबल्स दी है जो आपको आहार आयोजन में विशेष रूप से काम आएंगी। पहली टेबल है आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन। आहार आयोजन के लिए विविध व्यंजन जो कि पृष्ठ संख्या 111 पे दी है, जिसमें सामान्य रेसिपीज जैसे कि रोटी है, भरवा पराठा है, पूरी, बाकी 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, खीर, कस्टर्ड, रायता, इनके लिए आपको बेसिक सामग्री कितनी चाहिए, कितनी, 1 सर्विंग की वो लिखी हुई है। तो इसकी सहायता से आप अपना मेनू प्लान कर सकते हैं। एक तो ये, और जो आपको निकालनी है प्रोटीन और ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको पेज नंबर
114 पे खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्य की टेबल दी हुई है। इस टेबल में आप देखेंगे कार्बोज, वसा, रेशे, ऊर्जा, विटामिन और खनिज लवण की मूल्य दिए हुए। अभी आपको BA 30 वर्ष में मुख्य रूप से जब हम साधारण समूहों के लिए आयोजन करते हैं, सामान्य अवस्थाओं के लिए, तो ऊर्जा और प्रोटीन हमें काम आता है। इसमें जो भी वैल्यूज दी हुई है वो 100 ग्राम पर दी है। कितने पे? 100 ग्राम या 100 मिलीलीटर में। मान लीजिए मैंने इसमें देखा गेहूं का आटा, जो कि हम रोटी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो गेहूं के आटे में प्रोटीन वैल्यू दी है 12.1 और कैलोरी मूल्य इसका दिया है 346 कैलोरीज। तो ये कितने आटे का? 100 ग्राम। मैं बात करती हूँ दूध की, क्योंकि अभी हम क्या बना रहे हैं? चाय। तो चाय बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली किसका दूध काम में लेते हैं? गाय का दूध। गाय के दूध में लगभग 3% प्रोटीन होता है और 67 किलो कैलोरीज ऊर्जा होती है। जब आप बार बार इनको आहार आयोजन करेंगे ना बुक में देख देख के, तो आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो गाय के दूध में मैंने आपको क्या होता है? 3% प्रोटीन। 3% प्रोटीन का मतलब 100 मिलीलीटर दूध में कितना प्रोटीन है? 3 ग्राम। तो 5 मिलीलीटर 50 में कितना हो जाएगा? इसका आधा 2 क्यों? 1.5 ग्राम प्रोटीन। इसी तरह से मैंने बात की कि ऊर्जा मूल्य कितना? 67 कैलोरीज। 67 कैलोरीज ऊर्जा किससे मिलती है? 100 ml मिल्क से। 100 ml मिल्क से 67 कैलोरीज मिलती है। तो 50 से कितनी मिलेगी? 2 का भाग कितने? 33.5। ऊर्जा की वैल्यूज आपको डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक निकालनी है। डेसिमल के बाद 1 तक। अगर सेकंड तक आता है तो उसको आपको राउंड अप करना है। और प्रोटीन की भी 0.1 डेसिमल में। अगर सेकंड पॉइंट आता तो आप उसको इधर राउंड अप कर देंगे। मान लीजिए 1.52 आता तो हम कितने लिखते? 1.5। अब हम बात करते हैं शक्कर। शक्कर शुद्ध कार्बोहाइड्रेट। क्या है? शुद्ध कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम शर्करा से कितनी ऊर्जा मिलती है? ग्राम कार्बोज। शुद्ध कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो 5 से कितनी मिलेगी? 4 × 5 9 कैसे बच्चा? 20। 4 5 20। तो हमको कितनी ऊर्जा मिली? इस 20 को मैं कैसे लिखूंगी? यूनिट के नीचे यूनिट और टेंस के नीचे टेंस। बहुत सफाई से आप फाइल में वर्क करेंगे, जिससे कि आपको नीचे जब टोटल करनी पड़े तो दिक्कत नहीं है। अब शर्करा में प्रोटीन होता है क्या? शक्कर में प्रोटीन होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। हो सकता है आप ये बुक पढ़े, इसमें 0.01 लिखा हुआ, तो आपको इसका प्रोटीन निकालने की आवश्यकता नहीं है। गुड़ और शक्कर का प्रोटीन निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं कर डैश लगा। फिर आता है आपका क्या आता है? नाश्ते का समय आता है। अब आप अपने आप से मुझे बताइए कि नाश्ते में आप क्या मेनू देना चाहेंगे? पोहे। चलो ठीक है, लिख दिया पोहे। कितने? 1 प्लेट। 1 प्लेट पोहा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पोहा या चिवड़ा 30 ग्राम। अब ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर ही लिखिए ग्राम में मिलीलीटर। 30 ग्राम पोहे चाहिए। जब पोहे आप बनाते हैं तो आप उसमें प्याज भी डालते हैं, आलू भी डालते हैं। अभी सर्दियों का सीजन है तो हरी सब्जियां भी खूब आ रही, तो आप चाहें तो उसमें गाजर, मटर, गोभी भी डाल सकते हैं। तो ये प्याज तो आप लिख लीजिए लगभग 10 ग्राम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 1 प्लेट का लिख रहे हैं। घर में जब आप पोहे बनाते तो 3 या 4 जनों के लिए बनाते तो आप 3-4 मुट्ठी से नापते कि नहीं नापते? तो वो 1 मुट्ठी लगभग 30 ग्राम की आती है। आप नाप कर देख ले सकते हैं। तो आप जब प्याज अपने आप लिख दीजिए 10 ग्राम। और इसी तरह से मिक्स सब्जियां, अगर आप सारी सब्जियां मिक्स ले रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल, तो वो भी आप लिख लीजिए 25 ग्राम। ठीक है? या तो समझ में आया कि नहीं? ऑयल कितना काम में लेंगे? एक बड़ा आपका जो सर्विंग स्पून, सर्विंग की चमचे होते हैं ना सब्जियां चलाने के लिए, तो वो एक बड़े चम्मच में लगभग 40 से 50 मिलीलीटर आ जाता है। तो इतना तेल काम में लेते हैं कि आप 40 तो आप ये देख सकते हैं 5 ml से लेके 7.5 ml तक एक भी लिख सकते हैं। अब आप मूल्य कैलकुलेट कीजिए, बुक में देखिए, मुझे बताइए पोहे में कितनी कैलोरीज हैं? 346 कैलोरीज और 6.6 ग्राम प्रोटीन। अब 30 ग्राम का कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया 100 में है 346, 1 में है डिवाइडेड बाय 100, 30 में। ठीक है? अब आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका बताऊंगी। इस 100 को आप अगर 30 के नीचे लिख देते हैं तो ये पॉइंट फ्री हो जाएगा कि नहीं? हो
हो जाएगा। तो जब भी आप 30, 50, 60, 70 ऐसा कुछ लेते हो तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 346 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 346 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अगर आधा करना है तो जस्ट 2 का भाग दे दो। 25 ग्राम लेते हो तो जस्ट 4 का भाग दे दो। अगर मैंने 25 ग्राम लिया तो जस्ट 4 का भाग दे दो, या आधा लूंगी तो 2 का भाग दे दो। उसके अलावा कोई फिगर आप लेते हो तो 0.3, 0.2, 0.6, 7 ग्राम लिया तो 0.6। 346 को 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी क्या करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 30, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 103.8। क्यों? क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब ये पॉइंट के बाद एक है तो आप इसको राउंड अप कर सकते हो, 104 कर सकते हो। 104 क्या लिखोगी, कैसे लिखोगी? 0 के नीचे 4 लिखोगी, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, और अभी कहाँ चला गया, 100 तक चला गया मेरा फिगर। ठीक है, इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, प्रोटीन 6.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। अब पॉइंट कितने के बाद लगाओगे, 1 और 2, 1.98। तो 1.98 होते ही क्या हो गया, 10 ये राउंड हो गया, 9 का 10 हो गया, 10 का ये इधर कितना हो गया, 2। 1.98 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2। तो प्रोटीन कितना आ गया, 2 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से आप प्याज का निकालेंगे, 100 ग्राम का आपको पता है बुक में दिया है, तो 10 ग्राम का निकालने के लिए करेंगे 1 डेसिमल कम कर देंगे। प्याज में 59 कैलोरीज और प्रोटीन 1.8, तो 59 ये होती है क्या हो गया, 5.9, 5.9 लगभग किसके बराबर हो गई, 6 कैलोरीज के। 6 कैलोरीज किसके नीचे लिखोगे, 4 के नीचे। अब प्रोटीन का मैंने आपको बताया 1.8, तो प्रोटीन को जब आप डेसिमल एक नीचे करेंगे तो क्या हो गया, 0.18, 8 को राउंड अप करो 0.2, 0.18 है ना बच्चा, तो किसको राउंड अप करोगे, 8 को, क्योंकि मैंने क्या कहा प्रोटीन 1 डेसिमल तक लेना है आपको, तो ये 2 डेसिमल आ रहे हैं, 0.18, तो 8 को राउंड अप करा 2, तो 0.2। इस तरह से आप पूरे दिन का कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन समझ में आई? अभी आपको केवल ऊर्जा की और प्रोटीन की ही करनी। जब हम डिजीजेस पे आएंगे तब कहीं आपको सोडियम कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहीं फाइबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कहीं फैट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने वीडियोस देखे होंगे ना, तो जहाँ पे जैसे मधुमेह का आएगा तो मधुमेह में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों कैलकुलेट करने पड़ेगी ऊर्जा के साथ साथ। तो इस तरह से आपको पूरे दिन का मेनू लिखने के बाद ये कैलकुलेट करने, टोटल करने, टोटल वैल्यू आपकी जो भी आती है उसको आपको आरडीए से कंपेयर करना है कि तो आपकी वैल्यूज आरडीए से 5% से इधर उधर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आप कोशिश करें कि आपका जब आहार आयोजन आप स्वयं का करें तो आरडीए से 5% आगे पीछे ऊर्जा का और प्रोटीन का। मैंने आपको कहा था कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय। वैसे अब मान लीजिए आपने क्या कहा, सुबह चाय ले ली, फिर आपने नाश्ते में पोहा, पोहे के साथ आप और क्या लेंगे ड्रिंक में, केवल पोहा तो नहीं खाएंगे, चाय, दूध, कॉफी, शिकंजी। तो मैं आपको बता दूं पोहा आयरन रिच है। क्या है, आयरन रिच। तो अगर आप इसके साथ चाय या कॉफी लेंगे तो चाय कॉफी आपके आयरन के अवशोषण को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। तो आपको क्या फेवर करना है कि आप लेमन ड्रिंक या फ्रूट ड्रिंक। क्यों? क्योंकि लेमन ड्रिंक या फ्रूट ड्रिंक में विटामिन सी होगा जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाएगा। तो पोहे के साथ में अगर आप नींबू की शिकंजी या ऑरेंज जूस लेते हैं तो वो बेटर ब्रेकफास्ट है बनस्पत की दूध चाय या कॉफी की। ठीक है, जूस में भी दूध अगर आप लेते हैं तो दूध में भी कैल्शियम होता है और कैल्शियम और आयरन दोनों अवशोषण के लिए कॉम्पीट करते हैं, तो उस केस में इनका अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। फिर हम आते हैं दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में आपको क्या करना है, कैसे आप प्लान करेंगे? दोपहर के भोजन में आप चपाती तो लेते ही हैं, ठीक है,
तो आपने चपाती लिखी, आपको पहले रफ और पेंसिल से करना है। फिर आप एक दाल ले लीजिए, कोई सी भी दाल, सब्जी और सलाद। बिल्कुल सलाद। दिन के खाने में सर्दी हो या गर्मी आप दही भी आराम से इंक्लूड कर सकते हैं, ताज़ा जमा हुआ है तो। चाहे तो आप वैरायटी के लिए हरी चटनी, पापड़, इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। चपाती आप मान के चले, आप अपनी एज के हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से आपने कर लेगा 3 चपाती। तो मैंने आपको कहा था एक सर्विंग 30 ग्राम की है, तो अभी अनाज कितना हो गया 30 इंटू 390 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ। दाल आपने कोई सी भी दाल ली, तुअर की, मूंग की। अब इसमें 3 चपातियों में आप घी भी लगाएंगे तो घी भी लिखेंगे। चपातियों में 5 ग्राम, तो 3 चपातियों में 7.5। ये समझ में आया कि नहीं है? 2 चपातियों में 1 चम्मच की काफी है। हाँ, छोटे बच्चों को हम कई बार घी ज़्यादा लगा देते तो उसके लिए हम अंदर चपाती बनाते समय ये अंदर मोइन वगैरह लगा देते हैं, या दाल सब्जियों में ऊपर से थोड़ा घी ऐड कर देते हैं, पर वो बहुत छोटे बच्चों की बात है, या टीनेजर्स, ग्रोइंग एज के लिए। दाल जब आप लेंगे तो दाल बनाने के लिए क्या कोई सी भी आप दाल लें, 30 ग्राम तो आप दाल लेंगे। उसके बाद अगर आप उसमें छौंक लगाने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तो वो सब आप मिक्स करके 25 ग्राम तक एक कटोरी में लिख सकते हैं। सब चीज़ मिक्स, 10 ग्राम प्याज है, 10 ग्राम टमाटर है और दूसरी चीज़ें, या ठीक है हरी मिर्च, धनिया वगैरह 5 ग्राम टोटल मिला के। वैल्यू कैसे निकालेंगे? दाल की 30 ग्राम की निकल जाएगी 0.6 से मल्टीप्लाई करके, और सब मिक्स सब्जियों की आप क्या करेंगे, आपकी जो शुरू की चैप्टर में वैल्यूज दे रखी है 100 ग्राम अनाज की, ये दाल की, ये सब्जियों की, तो उस सब्जी की कॉमन वैल्यू को भी आप उसको ले सकते हैं। तो आपने निकाल लिया घी या तेल, जो कि आप छौंक लगाते हैं उसको आपको भूलना नहीं है। तो एक कटोरी में लगभग 5 ml या 1 चम्मच घी या तेल का आप छौंक का इस्तेमाल करते करते वो आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या रखना है, सैलेड में आप लिख लेंगे। अभी इस समय तो खूब सब्जियाँ आ रही हैं, गाजर, मूली, जिसका भी आप सलाद बना लें। दही या रायता अगर आप लेते हैं तो 1 कटोरी दही या रायता बनाने के लिए आप 100 ग्राम, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, एक सर्विंग 100 ग्राम की, तो रायता बना रहे हैं तो भी 100 ग्राम लेंगे। दही ले लो। अब दही में अगर आप सब्जियों का रायता बनाते हैं तो 1 कटोरी रायते में आप आराम से 25 ग्राम सब्जियां, 30 ग्राम तक सब्जियां इंक्लूड कर सकते हो। आप पीछे जो टेबल में देखेंगे व्यंजन वाली, विभिन्न व्यंजन आहार आयोजन, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से। खास बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है जब आप आहार आयोजन करें तो आपके पूरे दिन में सारे भोज्य समूह सम्मिलित हो जाए। अनाज तो आ ही जाता है, दाल दोनों टाइम में से एक टाइम आपको दाल बनानी ही बनानी है, तभी आप दाल की सर्विंग 2 या 3 सर्विंग पूरी कर पाओगे। अब मान लीजिए किसी समूह में दाल की 2 सर्विंग रिक्वायर्ड है दिन भर में, आपने एक बार तो दाल दे दी, दूसरी बार आप दाल कैसे दे सकते हैं, नाश्ते में भरवा पराठा कर सकते हैं, या पापड़ पापड़ी वगैरह साथ में ले सकते हैं। मूंग की दाल का पापड़ आपने ले लिया, या शाम की चाय में आपने कुछ ऐसी चीज़ ले ली जिसमें दाल की रेसिपी आ गई। खांडवी है, बेसन से बनती है, पकौड़े हैं, बेसन से बनते हैं, और चाट वगैरह आप बना सकते हैं अंकुरित मूंग की, मोठ की, चने की। तो इस तरह से आपको वैरायटी करके दाल को ऐड करना है। दिन प्रतिदिन दाल आप चेंज कर सकते हैं, एक दिन मूंग की दाल ले ली, एक दिन तुअर की दाल ले ली, एक दिन उड़द ले लिया, एक दिन चना ले लिया, एक दिन मसूर ले ली, एक दिन मिक्स ले ली, एक दिन छिलके वाली बनानी, कभी बिना छिलके वाली, कभी छोला, कभी राजमा, कभी इस तरह से आप दालों को आप प्रतिदिन के भोजन में ऐड कर सकते हैं। सब्जियों के केस में क्या करोगे, अगर एक टाइम आपने सब्जियों को अपन 3 भागों में बांटते हैं ना, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, कंदमूल, जड़ वाली सब्जियाँ और अन्य सब्जियाँ। तो अगर एक टाइम आपने कंदमूल, तो आपका सैलेड में आराम से आ जाएगा, या आलू के रूप में, क्योंकि आप कोई भी सब्जी बताते हैं, आलू गोभी है, आलू मटर है, आलू गाजर है, आलू ज़्यादातर सब्जियों में शामिल है, तो आलू या मेरे को कंदमूल की रिक्वायरमेंट तो आपकी आराम से पूरी हो जाती है। 100 ग्राम दिन भर की, दिन भर में आपको चारों फल सब्जियाँ एक इकाई लेनी ही चाहिए। फिर बात आती है हरी पत्तेदार सब्जी, या तो हरी पत्तेदार सब्जी आप सब्जी के रूप में बनाओ, पालक, मेथी, बथुआ एक बार, या आप क्या कर सकते हैं, उसको पराठे बना सकते, पराठे के रूप में, पकौड़ियों के रूप में, चीले में डाल के स्नैक्स आइटम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। पत्ता गोभी का सैलेड बना के, गोभी का सैलेड बनाओगे तो केवल 100 ग्राम गोभी आप एक बार में नहीं खा पाएंगे। मैं कहने का मतलब है कि दिन भर में एक बार कम से कम हरी सब्जी आनी चाहिए, या तो नाश्ते में आ जाए, या दोपहर के खाने में, या शाम की चाय में, या रात के खाने में।
इसी तरह से दाल आ जाए, इसी तरह से अन्य सब्जी। अब एक बार आपने हरी सब्जी बना ली तो दूसरे टाइम आप अन्य सब्जी, लौकी, करेला, भिंडी, टिंडा, जितनी भी सब्जियाँ आती हैं वो सब तोरई, ये सब अन्य सब्जी। इस तरह से आप पहले सुबह से लेकर रात तक का रफ मेन्यू लिखिए कि मैंने नाश्ते में सुबह चाय ली, फिर पोहा लिया, फिर दिन के खाने में दाल, चपाती, सब्जी, सलाद, दही, फिर शाम की चाय में मैंने चाय के साथ या दूध के साथ मठरी ले ली या बिस्किट ले लिए। बिस्किट अगर आप लिखते हैं तो आप घर में जब आप लाते हैं ना पार्ले जी, मोनाको, मैरीगोल्ड, कोई भी बिस्किट लाएंगे उस पर न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखी हुई कि 100 ग्राम में इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि वो पैकेट कितने ग्राम का है और उसमें कितने बिस्किट आते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम के पैकेट में 10 बिस्किट है तो एक बिस्किट की तोल कितनी हुई? 10 ग्राम। तो ये आपको निकालना पड़ेगा और उससे फिर आप उसका ऊर्जा और प्रोटीन का मूल्य निकाल लेंगे।